जय हिंद दोस्तों, कल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 स्टार्ट होने जा रहा है। यूपीएससी की तरफ से मेंस एग्जामिनेशन के लिए कई तरह की इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशन में दी जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी आंसर बुकलेट भी होती है उसके फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। बट बहुत से बच्चे जो नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी भी डिटेल में उनको नहीं देखते हैं। क्योंकि कल से मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आज के सेशन में हम कुछ यूपीएससी की तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का सेशन जो कल से बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, प्लस जो इन फ्यूचर बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। जो आप अपने मॉक टेस्ट देते हो वहां पे आपको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब की सब चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने एंड तक एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से आज के सेशन का समझना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ नोट लिखा हुआ है, ये नोट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के नोटिफिकेशन से एक्सट्रैक्ट किया गया। हमने यहाँ पे वो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट के अंदर ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान से एक बार देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि अपने जीएस के एग्जाम के लिए जो लैंग्वेज का मीडियम है वो इंग्लिश के अलावा कोई और चूज करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू आंसर पेपर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड in the 8th schedule to the Constitution of India mentioned above. If they so desire, give English version within brackets of only the description of technical terms if any. मतलब आप मान लो किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, जो 8th शेड्यूल के अंदर कोई लैंग्वेज इंक्लूडेड है उसमें आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, तो कोई भी मान लो ऐसी टेक्निकल टर्म है जो कि आपको लगता है मुझे ब्रैकेट में इसका एक इंग्लिश वर्जन भी दे देना चाहिए, तो आप वो चीज कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से पूरा पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करोगे, मतलब नोट दैट इफ दे मिसयूज द अबव रूल अ डिडक्शन will be made on this account from the total marks otherwise accruing to them, and in extreme case their scripts will not be valued for being in an unauthorized medium। मतलब हो सकता है कि अगर आपने बहुत एक्सेसिवली इसको यूज किया तो आपकी आंसर शीट्स चेक तक ना की जाए। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी वाली चीज अभी हम डिस्कस करते हैं कि पेनल्टी क्या होती है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेंस के एग्जाम के अंदर भी पेनल्टी लगती है। ऑब्जेक्टिव का तो सबको पता होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। अगला पॉइंट भी आप एक बार देखो, कैंडिडेट्स शुड नो दैट इफ एनी इररिलेवेंट मैटर signages, marks, etc. are found written in the answer scripts which would not be related to any question या आंसर। आपने अगर कोई भी ऐसा साइन या ऐसा कोई मार्क अपने आंसर शीट में लगाया जो कि आपके आंसर से रिलेटेड नहीं है, जो ऐसा मार्क आपकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज कर सकता है, लिखा हुआ है पोटेंशियल टू डिस्क्लोज द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी, तो कमीशन विल इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स फ्रॉम द टोटल मार्क्स अदरवाइज एक्रूइंग टू द कैंडिडेट और विल नॉट इवेल्युएट द सेड स्क्रिप्ट्स। या हो सकता है आपके आंसर शीट ही ना चेक की जाए या फिर पेनल्टी लगे। अब आपको लगेगा हो सकता है कैंडिडेट ये कमीशन है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही डराने के लिए लिखा हो, ऐसा नहीं है। आप फॉर एग्जांपल ये कुछ मार्कशीट देखो, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे पेनल्टी मार्क्स लिखे हुए हैं 25। मतलब आपके जो मार्क्स आए हैं एसए जीएस वगैरह में ऑप्शनल में, इनका जब सम टोटल किया तो कमीशन ने उसके अंदर से 25 मार्क्स पेनल्टी के निकाल दिए। इसी तरह से यहाँ आप देखोगे पेनल्टी लगी हुई है 5 नंबर की। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट जितना एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है इसने इस चीज का वायलेशन किया या ये मिसयूज किया, तो उस हिसाब से वो प्रोपोर्शनल पेनल्टी लग जाएगी। और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है मार्क्स डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन। सो इन चीजों को आपको लाइटली नहीं लेना है। बहुत बच्चे इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं और बाद में आप देखो 5 25 नंबर आपको लिस्ट में कहां से कहां पहुंचा देंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इफ अ कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग इज नॉट इजीली लेजिबल, मतलब अगर कैंडिडेट की जो हैंड राइटिंग है वो समझ ही नहीं आ रही है, पढ़ी ही नहीं जा रही है। एक होता है कि बहुत मोतियों की तरह आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए होता, बट जो आपका आंसर शीट को कोई एग्जामिनर जो इवेल्युएट कर रहा है एटलीस्ट उसको आपका आंसर समझ तो आए, पढ़ा तो जाए, तो लेजिबल होना चाहिए। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, बट क्लियरली
पढ़ी जाए। अगर पढ़ी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पढ़ी ही नहीं जा रही है तो डिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम द टोटल मार्क्स अदरवाइज अक्रूइंग टू द कैंडिडेट। मतलब आपने एग्जामिनर को चिढ़ा ही दिया जब आपका एग्जामिनर जो है वो इरिटेट हो जाएगा। मान लो आप एग्जामिनर हो, आप एक आंसर शीट इवेलुएट कर रहे हो और आपको आंसर समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो आप इरिटेट हो जाओगे डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे वो नेगेटिव चीज इंपैक्ट करेगी। चाहे आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, नॉलेज है, बट पढ़ी नहीं जा रही है, तो वो एक नेगेटिव चीज है। तो थोड़ा आपने इस तरह से नहीं करना, बिल्कुल टाइट आंसर लिख रहे हो, थोड़ा सा आपने स्पेस देके आंसर लिखना है और एक लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना है। मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर अगर कुछ पता है कुछ भी लिखते जा रहे हो, वो इमेच्योरिटी आपको मेंस एग्जामिनेशन में नहीं दिखानी है। प्रीलिम्स में हो सकता है किसी आप क्वेश्चन के अंदर तुक्का मार दो कि ठीक है मुझे दो ऑप्शंस के बीच में डाउट हो रहा है, तो तुक्का मार दिया, वो आपका सही बैठ गया। यहाँ आपका ऐसा नहीं है कि आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन में से एक टर्म के बारे में हल्का सा पता है तो आपने कुछ भी लिख दिया। वो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाएगा, और वो इमेच्योरिटी जब आपके एग्जामिनर को पता चलेगी तो सब्सिक्वेंटली जो आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगे उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड विद ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो आप अपना आंसर लिख रहे हो तो कम से कम वर्ड्स के अंदर आप मैक्सिमम समझा पा रहे हो, इसका मतलब होता है ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। एक तो वर्ड लिमिट डिफाइंड होती है, प्लस कम से कम वर्ड्स के अंदर आप मैक्सिमम बता रहे हो। मान लो 150 वर्ड्स की लिमिट है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो नॉलेज है आपने जबरदस्ती उसको 150 तक ही लेके जाना है। आप हो सकता है 120 125 के अंदर ही वो चीज समझा दो जो आप समझाना चाहते हो। मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपको नॉलेज है और जो एग्जामिनर पूछ रहा है, तो अगर आपने 125 में भी समझा दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने 175 यूज करके भी नहीं समझाया तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। ये उनके लिए है जिन्होंने साइंस ऑप्शनल लिया होता है, उनको डाउट होता है कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा, बट प्रोग्रामेबल टाइप कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे जिनके ऑप्शनल है उनको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद यहां लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट्स शुड रीड दी अंडर मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। Violation of any type of the following instruction may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further examinations of the commission। मतलब इनमें से आप कोई भी वायलेशन करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। उसके अलावा आपके जो है कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो सकता है, और फर्दर जो एग्जाम कंडक्ट करता है कमीशन वहां से भी आपको निकाला जा सकता है। आपको ये इनएलिजिबल घोषित किया जा सकता है कमीशन की तरफ से। सो क्या क्या है वो चीजें, अपना रोल नंबर और जो अदर डिटेल्स हैं वो जो स्पेस दी गई होगी आपके क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर वहीं के वहीं आपने लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना कहीं भी। आपने अपनी किसी भी तरह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी। पहले भी ये चीज लिखी है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपकी आंसर शीट जाती हैं तो जो रोल नंबर आपका होता है वो रोल नंबर हटा के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डमी रोल नंबर अलॉट किया जाता है, और वो फिर आंसर शीट जो है एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए जाती हैं, सो डैट एग्जामिनर को ये ना पता चल जाए कि मैं किसकी आंसर शीट चेक कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है किसी एग्जामिनर का कोई दूर का रिश्तेदार, कोई नॉन एग्जाम दे रहा हो और वो बोल दे जी आपके पास जब मेरी आंसर शीट अगर चेक होने आई बाई चांस मेरा रोल नंबर ये है तो मुझे थोड़ा फेवर कर देना। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए डमी रोल नंबर दिए जाते हैं। तो इसीलिए कहीं भी आंसर शीट के अंदर आपने अपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के रिगार्डिंग अगर कोई भी हिंट दे दिया तो वो आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज हो जाएगी। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नंबर, ये कहीं भी नहीं लिखना है अपार्ट फ्रॉम जहां पे आपको इस चीज को लिखने के लिए स्पेस दी गई है। उसके अलावा डू नॉट राइट इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीथिंग अदर देन एक्चुअल आंसर सच एज कपलेट, abusive expression, nor put any sign mark having no relevance to the answer। आंसर के साथ जिस चीज का रेलेवेंस नहीं है वो चीजें आपने अननेसेसरी नहीं लिखनी है। Do not make any direct indirect appeal threat to the examiner। ये ऑल्दो थोड़ा फनी लग सकता है बट ये लिखा हुआ है कि आपने एग्जामिनर को कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ना कोई भीख मांगनी है कि मुझे मार्क्स दे दो, मेरे पूरी जिंदगी का सवाल है, ना कोई इस तरह का थ्रेट कि अगर नहीं दिए तो मैं देख लूंगा। तो इस तरह की फनी चीजें ये दे रखी हैं। हो सकता है कुछ लोग कर भी दें, ऑल्दो एक बच्चा जो प्रीलिम्स क्रैक करके आया है वो इस तरह की चीज कभी नहीं करेगा, बट स्कूल के कई बार हम जोक्स में देख रहे होते हैं स्कूल के आंसर शीट में इस तरह की चीजें लिखी हैं, तो उस चीज को यहाँ एड्रेस किया गया है।
डू नॉट राइट आंसर्स इन बैड इलिजिबल हैंडराइटिंग, सच आंसर्स मे नॉट बी इवेल्युएटेड, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की होती है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। ऊपर आपका एक क्वेश्चन दिया गया होता है, नीचे स्पेस होती है और इनफ स्पेस होती है जो एक वर्ड लिमिट होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आंसर इन 150 वर्ड्स, तो उसके लिए इनफ स्पेस होगी। इसके अलावा आपका और खाली पेज भी आपको दिया जाएगा आगे फर्दर, इसमें खाली पेज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वर्ड लिमिट। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ये इसके मार्क्स लिखेंगे, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो मार्जिन लगे हुए दोनों साइड, ये और ये, यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। उसका कारण ये एग्जामिनर के लिए है, उसने यहाँ पे अपने मार्क्स जो अलॉट करने हैं उसने वो लिखने होते हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इन दो मार्जिन के अंदर लिखने का है। इस चीज का आपको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। राइट आंसर्स इन इंक ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट यूज पेंसिल फॉर राइटिंग द आंसर्स। अगेन आपने पेंसिल को यूज नहीं करना है। पेंसिल आप सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज कर सकते हो, डायग्राम बनाने के लिए, स्केचेस बनाने के लिए। कंटेंट लिखने के लिए आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसको रब करके दोबारा अमेंड किया जा सके। तो कमीशन अपनी तरफ से सारे एक्सट्रीम जो एक पॉसिबिलिटीज है उनको लेके चलता है कि किसी भी तरह से आंसर जो है मैनिपुलेट ना हो लेटर ऑन। डू नॉट राइट आंसर इन अ मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड मीडियम इन द एडमिशन सर्टिफिकेट, जो अभी हमने पहले बात की थी और इन्होंने ये भी लिखा है, डू नॉट यूज मिक्स्ड लैंग्वेज, वो नहीं होना चाहिए। टेक्निकल टर्म के लिए आप कहीं बीच में ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हो, बट आपने इंटरमिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। राइट आंसर एट द स्पेसिफाइड स्पेस राइट बिलो द क्वेश्चन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। आंसर रिटन एल्सवेयर एट अनस्पेसिफाइड प्लेसेस इन द बुकलेट शैल नॉट बी इवेल्युएटेड, कि और कहीं भी लिखोगे वो इवेल्युएट नहीं किए जाएंगे। मतलब यहाँ अगर आपने कुछ लिख दिया तो उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आपने मार्जिन के अंदर लिखना है। इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट एंड राइट कैंसल्ड अक्रॉस इट, अदरवाइज इट मे बी वैल्यूड। मान लो आपने कुछ लिखा है, आपको लगा कि नहीं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है मैंने ऑफ द ट्रैक कुछ लिख दिया है, ये अब मुझे समझ आया कि ये तो कुछ और पूछ रहा था। वो हो सकता है हमने थोड़ा बहुत यहाँ कुछ लिखा है, अब आप उसको कैंसिल करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे एक लाइन बना दी, आपने प्रॉपर उसको ऐसे क्रॉस करना है और यहाँ पे इस तरह से कैंसल्ड लिखना है, सो डैट ये चीज इवेल्युएट ना हो। कहीं एग्जामिनर इसको भी इवेल्युएट कर ले, आंसर का एक पार्ट समझ गया, हो सकता है वो समझ ले गलती से आपके एक पेन की इंक उस पर लग गई है, आपसे गलती से पेन चल गया, तो आपने प्रॉपरली उसको कैंसिल करना है यहाँ पे। और लास्ट में जो है कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन इन माइंड। क्वेश्चंस के अंदर जो भी वर्ड लिमिट लिखी है उसको आपने अपने दिमाग में रखना है, उसी के अंदर आपने आंसर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ। मतलब कोई भी अगर आपने मान लो पेज खाली छोड़ा है, मान लो यहाँ आपने नहीं लिखा है कुछ, तो उसको अच्छे से पूरा कैंसिल कर दो कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। अगेन वही चीज है कि लेटर ऑन किसी भी टाइप का कोई भी अमेंडमेंट कुछ भी इसके अंदर मैनिपुलेशन ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की इंस्ट्रक्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियरली समझ आ गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपने जब भी अपने मेंस के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने आंसर्स लिखने हैं, सो डैट आपको आदत पड़ जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें एंटर हो जाएं। और जो बच्चे कल अपीयर हो रहे हैं, जो कैंडिडेट कल अपीयर हो रहे हैं, वो सब इन चीजों का ध्यान रखें। आई होप आपने ऑलरेडी अपने जो प्रैक्टिस की है उस दौरान ध्यान रखा होगा। एक सीरियस कैंडिडेट हमेशा ध्यान रखता है, बट स्टिल आपके बेनिफिट के लिए मैंने ये चीजें रिपीट की हैं। सो माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन दिस ईयर। जल्द मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।